नमस्कार नमस्कार स्मिता मैम, बहुत 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 स्वागत है आपका। नमस्ते श्रीजा नमस्ते मैम। श्रीजा मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। राजेश राजेश सर कैसे हैं? ठीक है मैम, आप कैसे हैं? गुड हाँ, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। राजेश सर आपको भी, सृजा मैम। हाँ स्मिता मैम आपको कैसे गुड आफ्टरनून। हैं? शिखा मैम, मेरी शीला मैम, आवाज मेरी इको हो आवाज रही है इको क्या? हो रही है क्या? नहीं, नहीं मैम, आवाज क्लियर, सुनाई दे रहा है। हाँ क्लियर। आभासीय सभागार की सबसे अच्छी बात यही है कि कि दूरियां कम दूरियां हो कम हो जाती हैं। जाती हैं। श्रीजा श्रीजा मैम मैम का का साथ साथ फिर से मिला है लोगों आप को। लोगों को। हाँ, कन्याकुमारी से जुड़ी हुई है उनका जी। जी जी जी, करेक्ट। मैम एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए, हम लोग देख भी लेंगे आपको। हम भी अपना ऑन कर लेते हैं। अरे स्मिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून राजेश सर। आवाज आई, लेकिन मैं आवाज से तो पहचान गया, लेकिन चेहरा मैंने देखा नहीं। मैडम को भी मैं देख रहा हूँ। इसी उससे हो गया सबका मिलना। जी जी। कितने साल हुआ? अच्छा, 9 सृजा मैम 9 साल हो गया मिलना, हाँ जी। मुलाकात हुई। हाँ, बारिश वारिश अब हो रहा है। बारिश है वहाँ पे? हाँ हाँ, बारिश है बहुत ज्यादा। हमारे हमारे चीफ स्पीकर जो स्पीकर है जो रोहित है राय जी, रोहित वो राय जी, जुड़ वो जाते जुड़ हैं तो जाते हम तो लोग फिर हम लोग कार्यक्रम कार्यक्रम प्रारंभ प्रारंभ करते हैं। करते हैं। बाद माधवी में मैम है हमारे हमारे आईक्यूएससी की IQAC की कन्वीनर कन्वीनर हैं है और और प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं, वरिष्ठ वरिष्ठ प्राध्यापिका हैं। मैम प्राध्यापिका है। आपका मैम बहुत आपका बहुत 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 स्वागत और स्वागत और अभिनंदन। अभिनंदन।
हेलो। प्रभात सर का बहुत बहुत स्वागत। आप आप स्वस्थ चल रहे हैं, उम्मीद उम्मीद है कि पहले से स्वस्थ होंगे। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। मैं राघव मनी मिश्रा, सन 2009, संस्कृत डिपार्टमेंट। यहाँ भी बारिश भी बहुत तेज हुई, रोहित राय सर से संपर्क नहीं हो पा रहा है।
मैम कुछ बताना हो तो जल्दी से बताइए, हमें काम है। तुम लीव कर दो। राजू गुप्ता आप लीव कर लीव जाइए। कर जाइए। ज्वाइन करिए सर। प्रिया सिंह प्रिया अपना सिंह माइक अपना ऑफ माइक करिए। ऑफ करिए। रोहित राय सर संभवतः ज्वाइन कर ज्वाइन गए। कर गए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम संग्राम सेनानी सेनानी विश्राम विश्राम सिंह सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनार मिर्जापुर के इस के इस आवासीय आवासीय सभागार में उपस्थित उपस्थित सभी विद्वानजन विद्यार्थी विद्यार्थी का सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम की जो परिचर्चा पूरी आयोजित की गई है, यह महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर पी.एन. डोंगरे डोंगरे जी की अध्यक्षता में हो रहा है। और जैसा कि मौसम भी बहुत प्रभावित कर रहा है और हमारे जो सहयोगी हैं चंदन कुमार द्विवेदी जी भी ये पूरी ये पूरी कार्यक्रम कार्यक्रम की की रेखा जो रूपरेखा तैयार हुई थी मेरे और उनके माध्यम से तैयार हुई थी। लेकिन कल से वो बहुत बुरी तरह से अस्वस्थ है और अभी फिलहाल वह चिकित्सा चिकित्सा के देखरेख में ही है। डेंगू से पीड़ित हो गए हैं वो। कल ये पता चला। तो सुबह से परिस्थितियां थोड़ी सी नकारात्मक ही थी और और प्राचार्य जी का भी कार्यक्रम शुरू होने पे ये मैसेज मैसेज आया कि वो भी बहुत ही कहीं व्यस्त है या जो भी संदर्भ रहा हो, तो ये उन्होंने ये अनुमति प्रदान की कि इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाए। प्रोफेसर माधवी शुक्ला मैडम जो हमारी वरिष्ठ प्राध्यापिका प्राध्यापिका है, वो इस इस आभासीय सभागार में उपस्थित है। मैं उनकी अनुमति से यह कार्यक्रम प्रारंभ करती हूँ। वाग देवी सरस्वती और बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा आपके आपके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। हमारे भारतीय परंपरा में यह सबसे बड़ी परंपरा रहती है कि हम अतिथि का स्वागत सत्कार करते हैं। इस आभासीय सभागार में हमारे पास शब्दों और भाव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, जिससे कि हम अपने स्वागत को हमारे आज के मुख्य
थी डॉक्टर रोहित कुमार राय जी, जो कि राजकीय राजकीय महाविद्यालय परिवार खलीलाबाद खलीलाबाद संत संत कबीरनगर में कबीरनगर में असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र विभाग विभाग के के प्रभारी हैं प्रभारी आप। हैं आप। सर का सर का बहुत 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 स्वागत और अभिनंदन। अभिनंदन। वाचिक स्वागत के के लिए लिए मैं मैं बुलाना चाहूंगी हमारे महाविद्यालय के मुख्य शास्त्र डॉक्टर राजेश कुमार दुबे सर को, कि आप हमारे इस कार्यक्रम की आज की आज की अध्यक्षता अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर प्रोफेसर माधवी माधवी शुक्ला जी और हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर रोहित कुमार राय जी और कन्याकुमारी से वाराणसी से और अन्य जिलों से जो हमारे साथी प्राध्यापक जुड़े हुए हैं, हमारे स्नेह निवेदन को स्वीकार करके साथ ही जो हमारे महाविद्यालय परिवार के प्राध्यापक हैं, आप सभी का अर्थशास्त्र विभाग की ओर से स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर राजेश कुमार दुबे सर। Good afternoon. Thank you to each and every one of you for being here with us today. I would like to warmly welcome our guest speaker, Dr. Rohit Rai, Assistant Professor, Government PG College, Khalilabad, Santnagar, Sant Kabir Nagar. I also welcome respected Principal, Dr. P. Andongre, sir, and I also welcome Dr. Madhu Shukla, Professor and Head, Department of Political Science, Government PG College, Sunar, Mirza. And I also welcome Coordinator Dr. Zefalika Rai and Co-Coordinator Dr. Chandan Dwivedi. He is suffering from dengue. And also welcome Dr. Prabhat Kumar Singh. And I also welcome the respected faculty member of the college and also welcome the students who have generously agreed to share their expertise with us. Let us all take advantage of this opportunity to grow and learn together. We have an exciting lineup of topics and activities for the day, so let us make the most of it. I welcome you all of once again to seminar, and I also welcome Dr. J.P. Trija from Kanyakumari and hope that you all will have a great time ahead. Thank you all. Over Dr. Kapalkar. थैंक यू सो मच सर। इस आभासी सभागार में हमारे शब्द और भावी होते हैं जिसके माध्यम से हम अपनी अतिथि का स्वागत कर सकते हैं। 28 सितंबर 2023 अभी 2-3 दिन पहले ही बीता है। इस दिन हम लोगों ने बहुत बड़ी अपने भारत की निधि को, क्योंकि जब व्यक्तित्व हमारे लिए बहुत अच्छे कार्यों को करते हैं तो वो हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए एक संपत्ति, एक निधि हो जाते हैं। MS स्वामीनाथन जी, जिनके नाम से हम सभी परिचित हैं, वह अब हमारे बीच नहीं है। हरित क्रांति के प्रणेता, जनक और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई पहचान देने वाले, कृषि प्रधान देश में भूखमरी और अकाल की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया था कि वह इन परिस्थितियों से भारत को बाहर निकालेंगे। आज इस विषय पे ही इस परिचर्चा का आयोजन अर्थशास्त्र विभाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मिर्जापुर के द्वारा किया गया है, जिसमें मैं आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इसके लिए आज हमारे बीच हमारे मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर रोहित कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय खलीलाबाद, संत कबीरनगर। सर कुशीनगर के रहने वाले हैं और इनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा इंटरमीडिएट तक की ग्रामीण परिवेश में हुई है। ये बात मैं इसलिए यहाँ पे इंगित कर रही हूँ कि ज्यादातर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उन्हें लगता है कि हम ग्रामीण परिवेश में हुए हैं तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप सर को देख के समझ सकते हैं कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ग्रामीण परिवेश कहीं आपके लिए बाधा नहीं होती है अगर आपकी एक जिद हो, एक लगन हो और आगे बढ़ने के लिए आप तत्पर हैं तो। उसके पश्चात की शिक्षा दीक्षा सर ने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से अर्जित की। आप ने MA
एफिल किया वहाँ वहाँ से से आप यूजीसी यूजीसी नेट नेट और स्लेट दोनों ही क्वालिफाई हैं। तदंतर तदंतर आपने आपने उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश शासन में में सहायक सहायक विकास विकास अधिकारी अधिकारी की की सेवा कुछ दिनों तक की। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ शासन में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे वहाँ के राजकीय महाविद्यालय में, और तत्पश्चात 2014 से आप उत्तर प्रदेश शासन लोक सेवा आयोग से आप चयनित हुए और राजकीय महाविद्यालय की सेवा कर रहे हैं, और वर्तमान समय में आप राजकीय महाविद्यालय खलीलाबाद संत कबीर नगर में अक्षर विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। और आपके अंदर अभी दो दो विद्यार्थी जो है वो शोध कार्य भी कर रहे हैं। और और हर्ष का विषय ये है कि उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जो राजकीय डिजिटल लाइब्रेरी आप सभी बच्चों के लिए बनाई गई थी उसमें अर्षा से संबंधित 86 कंटेंट जो है ई कंटेंट बहुत ही उच्च कोटि के कंटेंट सर के द्वारा वहाँ पे अपलोड किए गए हैं। सर के बहुत से शोध पत्र हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विभिन्न सेमिनारों में बहुत से शोध पत्रों का वाचन किया है और उसको प्रकाशित भी करवाया है। तो अब मैं बहुत समय नहीं लेती हूँ और रोहित कुमार राय सर को इस आभासीय मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि इस परिचर्चा को प्रारंभ करें। हम सभी विशेष तौर से हमारे विद्यार्थियों को एम एस स्वामीनाथन जी का भारतीय अर्थव्यवस्था में जितना बड़ा योगदान रहा है वह इस 15-20 मिनट के सेमिनार में समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत विद्वान हैं और आपको हम लोग पहले भी अपने महाविद्यालय में आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और आपको हम लोग सुन चुके हैं। तो सर आपका स्वागत है मंच पे। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय पी.एन. डोंगरे सर और महाविद्यालय प्रशासन से जुड़े अन्य लोग, डॉक्टर राजेश सर, माधवी शुक्ला मैम, आप सभी का मैं आभारी और आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा आयोजन ऑर्गेनाइज किया। और मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है। राजकीय महाविद्यालय चुनार अगर देखा जाए तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जितनी सक्रियता और जितनी एकेडमिक गतिविधियों में जितने अच्छा परफॉर्मेंस है उतना कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये दूसरी बार है जब आपने मुझे अपने मंच पे बुलाया है और अपने विचारों को व्यक्त करने का मुझे मौका दिया है। एक बार पुनः मैं महाविद्यालय से जुड़े हमारे जितने भी डॉक्टर राजेश सर, माधवी शुक्ला मैम, आप सभी लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे और यहाँ अपने विचारों को रखने का आपने हमें मौका दिया। आज का जो हमारा विषय है वो विषय एम एस स्वामीनाथन जी के जीवन पे, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय पे है। और मुझे लगता है कि ये पहली बार है 28 सितंबर 2023 को उनका निधन हुआ। ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए अपूरणीय क्षति थी। लेकिन ये पहली बार है कि मैं ये देख रहा हूँ कि किसी मंच पे उनके बारे में, चाहे वो राजकीय महाविद्यालय हो या कोई संस्थान, तरह की चर्चा परिचर्चा का आयोजन किया गया है। ये अत्यंत प्रशंसनीय है और इसके लिए मैं संयोजक डॉक्टर सारिका मैम, दीदी जी और सारे महाविद्यालय धन्यवाद देता हूँ। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं उनको मैं अक्सर अपने क्लासरूम में रोटी का भगवान कहता था, क्योंकि हमारे समाज में ये माना जाता था कि रोटी तो भगवान देता है, और अगर रोटी भगवान देता है तो जाहिर सी बात है कि एम एस स्वामीनाथन हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। आपको ये जान के अत्यंत आश्चर्य होगा कि अपने जीवन में वो मेडिकल में जाना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन 1943 में बंगाल में भीषण अकाल आया और उस अकाल में 30 लाख लोग मारे गए थे। उस एक घटना ने इनके जीवन को बदल दिया और उन्होंने ये प्रण किया कि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, इनके परिवार में पहले से भी खेती किसानी होती आ रही थी, उन्होंने कहा कि मैं उसी क्षेत्र में पढ़ाई करूंगा और कुछ ऐसा करूंगा कि मैं लोगों को 2 जून की रोटी दे सकूं। और बाद में इनका इंडियन पुलिस सर्विस में चयन हुआ, लेकिन इंडियन पुलिस सर्विस की जॉब इन्होंने छोड़ दी और क्योंकि इनको तो कहीं और जाना था। फिर आगे सर का अध्ययन चलता रहा और आप देखेंगे कि 1966 में जो भारत में हरित क्रांति हुई उसमें पहली बार एम एस स्वामीनाथन का नाम
पूरी तरह से पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना। और अगर हम पुरस्कारों की बात करें तो मैं उनके पुरस्कार देख रहा था। अगर पुरस्कारों का जिक्र किया जाए तो ये पूरा सेशन उनके पुरस्कारों में ही बीत जाएगा, इतने ज्यादा उनको पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और इंटरनेशनल प्राइज तो इतने हैं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड और वर्ल्ड फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार, टॉयलर पुरस्कार उनको दिए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार उनके दिए गए हैं, इतने पुरस्कारों से नवाजा गया है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि कंबोडिया और दक्षिण पूर्व के जितने भी देश हैं उनमें फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। भारत में चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के कटक में है और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में, इन दोनों की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी हाल ही में टाइम्स पत्रिका द्वारा 20 एशियन लोगों का सिलेक्ट किया जिन्होंने समाज की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उसमें केवल 3 लोगों को इंडिया से शामिल किया गया था, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और तीसरे MS स्वामीनाथन जी थे। ये 3 लोग ही शामिल किए गए थे। और 7 अगस्त 1925 को उनका जन्म हुआ और 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, जो हम सब के लिए, पूरे विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम थोड़ा सा हरित क्रांति की बात करें और हम देखें कि कैसे उनका योगदान भारत के लिए अविस्मरणीय है। हम जैसा कि जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 200 सालों तक भारतीय अर्थव्यवस्था एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था रही थी। अंग्रेजों का एकमात्र मंतव्य था कि भारत में व्यवसायिक खेती करना, वो ऐसी चीजों की खेती को प्रश्रय देते थे जो जैसे नील हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, जिसको विदेशों में भेजा जाए और उससे औद्योगिक चीजों का उत्पादन किया जाए, कपड़ों का उत्पादन किया जाए, फिर भारत भेजा जाए। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खाद्यान्नों के उत्पादन पे जोर नहीं दिया, वो सिर्फ कमर्शलाइज खेती पर ही जोर देते थे, जिससे उनके उद्योगों को कच्चा माल मिल सके। तो औपनिवेशिक काल में हमारे देश में जो फूड सिक्योरिटी थी, जो खाद्यान्नों की समस्या थी, वो विकराल रूप धारण करती जा रही थी। जब भारत आजाद हुआ उस समय तक अकाल से लाखों लोग मारे जाते थे। जैसे मैंने बताया 1943 में 30 लाख लोग अकाल से मर गए और हमारे देश में खाद्यान्नों का एक बड़ा संकट बरकरार था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने एग्रीकल्चर को तो अपने पॉलिसी में शामिल किया ही, लेकिन हमने ये भी रखा कि तीव्र औद्योगिकरण की नीति। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ हमने औद्योगिकरण को भी अपने एक मॉडल के रूप में ले लिया था। अब एक तरफ खाद्यान्नों की कमी हो रही थी, जगह जगह अकाल पड़ रहे थे। 1960 में अकाल पड़े, फिर 1965 और 66 में अकाल पड़े। और उस समय ताजुब की बात यह थी कि भारत को एक तरफ खाद्यान्नों का आयात करना पड़ रहा था, तो दूसरी तरफ मशीनरी चीजों का भी आयात करना पड़ रहा था। ये कितने शर्म की बात थी कि एक कृषि प्रधान देश, जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो दूसरे देशों में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचता था, उसकी स्थिति ये हो गई थी कि उसे अपने खाने के लिए विदेशों से अनाज आयात करने पड़ रहे थे। 1965 में भारत और बांग्लादेश का युद्ध हुआ। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ बांग्लादेश को लेकर। उस युद्ध में अमेरिका ये चाहता था कि भारत पीछे हट जाए। अमेरिका ने भारत को सबक सिखाने के लिए PL 480 के तहत जो एग्रीमेंट किया था गेहूं को देने का, उसको बंद कर दिया और भारत में गेहूं की कमी हो गई। उस समय हमें अपने विदेश नीति पे और अपने आर्थिक नीति पे सोचने को मजबूर होना पड़ा कि एक देश कैसे हमारे निर्यात को आयात को रोक के और हमारे देश में खाद्य समस्या को जन्म दे सकता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1964-65 में जो गेहूं अमेरिका भारत में भेजता था वो लाल गेहूं होता था। आप अपने घर में, अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग हों तो उनसे पूछिएगा, जो 64-65 का दौर देखे हों, तो आपको पता चलेगा कि उसमें लाल गेहूं खाया जाता था और वो लाल गेहूं अमेरिका में सुअरों को खिलाया जाता था और वही गेहूं अमेरिका भारत भेजता था यहाँ के लोगों के खाने के लिए। और वो भी जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो अमेरिका बार बार धमकी दे रहा था कि मैं गेहूं की सप्लाई भारत को रोक दूंगा और भारत को विवश भी होना पड़ा, काफी समझौते करने पड़े भारत को। तो ये हमारे लिए एक शर्मनाक स्थिति थी। उस समय ये विचार किया जाने लगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, क्या ऐसा करें कि हमारे देश में, हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए।
हमारे पास भूमि की कोई कमी नहीं थी, मानव संसाधन की कोई कमी नहीं थी। जो कमी थी वो थी साइंस और टेक्नोलॉजी की। हम एक अच्छी टेक्नोलॉजी में आधुनिक तरीके से खेती करें, कृषि के उन्नत बीजों का प्रयोग करें। ठीक उसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे पहले, बस समस्या ये थी कि हमारे यहाँ गेहूं तो होते थे, लेकिन हमारे यहाँ जो गेहूं होते थे उसके तने बड़े बड़े होते थे, और वो जब सिंचाई होती थी बड़े होते थे तो वो गेहूं गिर जाता था, इसलिए प्रोडक्टिविटी घट जाती थी। तो ये हुआ कि बौनी किस्म की धान का विकास किया जाए, धान के ऐसे पौधे का विकास किया जाए जो बौनी किस्म की हो। तो इसमें विदेशों में, मैक्सिको में अनुसंधान हो रहा था, और नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इस पर रिसर्च कर रहे थे कि बौनी किस्म के धान का विकास किया जाए, क्योंकि भारत में जो धान थे, सॉरी, जो गेहूं के वो पौधे थे वो बड़े बड़े होते थे, वो गिर जाते थे। तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद फिर हमारे पीएम हुई इंदिरा गांधी, उन्होंने भी इस मामले पे काफी उन्होंने वो किया। फिर बाद में ये हुआ कि मैक्सिको में जो गेहूं के बीज विकसित किए गए हैं उसको भारतीय जलवायु में कैसे एक्सेप्ट कर लिया, यही एमएस स्वामीनाथन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि कैसे उन्होंने जो मैक्सिको में बीज डेवलप किए गए थे, बौनी किस्म के धान डेवलप किए गए थे, उसको इंडिया लाए जाए और भारतीय जलवायु, भारतीय वातावरण के अनुरूप उनकी खेती की जाए। एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और इस चुनौती के समाधान में एमएस स्वामीनाथन साहब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तरफ भारत में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मैक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग उनकी सहायता कर रहे थे, और एमएस स्वामीनाथन महोदय ने मैक्सिको से लाए गए बौनी किस्म के धान का पंजाब के लोकल किस्म के धान से संस्करण कराया, जिसको हम साइंस और टेक्नोलॉजी की भाषा में कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको कह सकते हैं। मैक्सिको से लाए गए और पंजाब के लोकल गेहूं, इन दोनों का संकर कराया गया और एक संकर बीज विकसित किया गया जिसे बोला गया HYB, उच्च उत्पादकता वाले बीज। अब ये बीज बन गए, फिर इन बीजों को रोपा गया और पाया गया कि इसकी प्रोडक्टिविटी 5 गुना है, 5 गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। और फिर उन बीजों को किसानों को वितरित किया गया, और किसानों को वितरित करने के बाद उससे हम हमारे अनाज में तेजी से वृद्धि हुई, और गेहूं की जो उत्पादकता थी हमारे यहाँ वो 5 गुनी हो गई। सोचिए, 5 गुनी गेहूं की उत्पादकता हो गई। तो एमएस स्वामीनाथन एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स की किताबी बातों को निकाल के उसे वास्तविक धरातल पे खड़ा किया। क्यों किताबी बातें ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि उसका लाभ ग्राउंड लेवल पे, वास्तविक धरातल पे दिखना चाहिए। एमएस स्वामीनाथन ऐसे प्रथम कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगशाला से निकाल के जो प्रयोग होते हैं उसको भारतीय खेतों में पहुंचाया, और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाद में एक परंपरा सी चल पड़ी, जब उन्नत किस्म के बीज आए, और भी बीजों पे, धान पे बाद में लागू हुआ, अच्छी किस्म के धान आने लगे, और फिर जो है वो अन्य चीजों पे भी अच्छे बीज आने लगे। और लगभग देखा जाए तो हरित क्रांति के बाद भारत खाद्यान्नों के मामले में बिल्कुल 100% आत्मनिर्भर हो गया, और यहाँ तक कि निर्यात भी करने लगा। उसके बाद से अगर हम निर्यात का डाटा देखें तो हम देखेंगे कि 64-65 के बाद से भारत का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा। तो ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि थी स्वामीनाथन साहब की, कि उन्होंने हमें खाद के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, और यही कारण था कि मैं उन्हें रोटी का भगवान मानता हूँ। तो उन्होंने रोटी दी, गरीबी और भुखमरी से लोगों को निकाला। पहले किसान फसल बोता था, अनाज कम होते थे, उसमें वो अपने परिवार का ही गुजारा करता था। जब हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति के बाद खाने पीने के बाद भी उसके पास इतना बच जाता है किसान के पास कि वो उसको बाजार में उसको बेच सके। तो जो विपणन युग अधिशेष है, जो किसानों की पैदावार बढ़ी तो उनकी गरीबी भी कम हुई। तो भुखमरी, गरीबी, कुपोषण इत्यादि चीजों के निदान में उन्होंने जो भूमिका निभाई है वो हमेशा हम भारतीय, और भारतीय ही नहीं बल्कि एशिया के तमाम देश सदैव उनके ऋणी रहे। और इस संदर्भ में एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये मैंने अभी बताया कि जैसे ही जो है वो धान के उन्नत किस्म के बीज आए, परंपरा से चल पड़ी, और हाइब्रिड बीज बनाए जाने लगे, ऐसे बीज बनाए जाने लगे जो तेजी से उत्पादकता को बढ़ा सके। लेकिन यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि एमएस स्वामीनाथन साहब हमेशा एक बात कहते रहे कि हरित क्रांति को लालच क्रांति मत बनाइए। अपनी
अपनी जो इच्छाएं हैं उसको वहीं तक सीमित रखिए जहां तक आपकी जरूरतें हैं। वो हमेशा ये कहते रहे कि इस टाइप के प्रयोग द्वारा पर्यावरण की क्षति नहीं पहुंचती, क्योंकि आप हाइब्रिड बीज बनाएंगे, जाहिर सी बात है जब आप हाइब्रिड बीज बनाएंगे, संकर बीज बनाएंगे, तो आप उसमें ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा सिंचाई के पानी का इस्तेमाल करेंगे। आप सबको मालूम होगा कि हरित क्रांति को हम बीज पानी उर्वर क्रांति करते हैं, क्योंकि वो बीज उन बीजों को रोपने के लिए पानी की जरूरत होती है, यूरिया की जरूरत होती है, कीटनाशक की जरूरत होती है। तो आप देखेंगे कि हरित क्रांति ने भारत को अनाजों के मामले में तो आत्मनिर्भर बना दिया, लेकिन वो हमेशा कहते रहते थे कि इस हरित क्रांति को लालच क्रांति न बनाइए, ज्यादा से ज्यादा अपनी जरूरतों को पूरा कीजिए, लेकिन लालच न कीजिए, क्योंकि लालच से पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी। और इस दिशा में उन्होंने आगे काफी काम किया। तो मैं अभी देख रहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थाएं हैं उनको कई बार इस बात के लिए सम्मानित कर चुकी हैं, और उनको अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकी का पिता बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने बाद में पारिस्थितिक संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने काफी काम किया। तो आज हमें ये सीख भी उनसे लेनी चाहिए कि हम हाइल्ड बीज का प्रयोग करें, उर्वरक का प्रयोग करें, सिंचाई का प्रयोग करें, लेकिन उसकी एक सीमा भी उन्होंने बताई थी, उसका हमें जरूर पालन करना चाहिए। यहाँ एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि मैं चूंकि कुशीनगर का रहने वाला हूँ और गोरखपुरी मेरा क्षेत्र है, तो यहाँ पे एक चावल बोई जाती है जिसका नाम है काला नमक। अब आप में से कोई मुझे बताएगा इतना जोड़े में कितने लोगों ने काला नमक खाया है? काला नमक चावल कितने लोगों ने खाया है? मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और काला नमक की तो ये स्थिति होती है कि आप खेत के बगल से गुजरिए तो ही पता चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, खेत के बगल से जाइए तभी पता चल जाएगा। और आपके घर में अगर बन रहा हो तो पड़ोसी जरूर पूछ देंगे कि क्या बन रहा है आपके घर में जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो काला नमक चावल को बुद्ध का प्रसाद बोलते हैं कि ये जो काला नमक चावल है ये गौतम बुद्ध अपने साथ लेके आए, गिफ्ट ऑफ गौतम बुद्ध। इसे सबसे पहले गौतम बुद्ध ने ही इसे गौतम बुद्ध का महाप्रसाद कहा जाता है। यहाँ सिद्धार्थ नगर जो जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरी यूनिवर्सिटी सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी से, कॉलेज सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और बॉर्डर पे ही है वो यूनिवर्सिटी सिद्धार्थ नगर। आप कभी आए तो मुझे फोन जरूर करें, कोई भी आए तो मुझे फोन जरूर करें, कपिल बस। तो वहाँ ही होता था काला नमक चावल, नेपाल की तराई में। और बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करके सिद्धार्थ नगर में पहली बार आए तो उन्होंने अपने जहाँ के रहने वाले थे वहाँ के लोगों को प्रसाद में काला नमक चावल दिया। अब आप देखिए कि यहाँ के साइंटिस्ट ने MS स्वामीनाथन से प्रेरणा लेके और उनके सहयोग से काला नमक चावल की हाइब्रिड किस्म विकसित की गई जो ज्यादा पैदावार दे सकती है, और उसमें MS स्वामीनाथन साहब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक और जो हमारे यहाँ स्थानीय वैज्ञानिक थे, रामचेत चौधरी करके उनका नाम है, वो भी उनके साथ काम कर रहे थे। उनके सहयोग से इस चावल की संकर किस्म विकसित की गई और आज ये चावल हर व्यक्ति को कम प्राइस में, मुश्किल से हमको लग रहा है कि 100 के अंदर ही उपलब्ध है। तो ये MS स्वामीनाथन साहब के प्रयास का नतीजा है कि जो हमारी चीजें थी वो सब तक पहुंच रही हैं। काला नमक चावल आज पूरा देश क्या विदेश में उसे GI टैग दिया गया है भारत सरकार द्वारा। अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह बेच रही है। तो ये चीजें इसी चीज से संभव हो सके कि कैसे हमने जो है वो इन चीजों को धीरे धीरे अन्य चीजों पे हमने लागू किया, और कुछ चीजें जो केवल कुछ लोगों की क्रय क्षमता या उसमें थी, आज वो हर आदमी के लिए उपलब्ध है। तो ये था हमारे MS स्वामीनाथन साहब का जो विचार था वो ये था। अब आगे हमें ये भी ध्यान देना होगा कि उन्होंने जो हमें सिखाया, जो बताया, और उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी यही होगी कि हम निरंतर साइंस और टेक्नोलॉजी में काम करें और प्रयोगशाला से खेतों तक जो भी हमारे रिसर्च हैं, जो भी हमारे प्रयोग हैं, उसको हम ले जाएं खेतों तक, किसानों को बताएं और उनको प्रेरित करें। ये हमारा कर्तव्य बनता है और यही उनके प्रति हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो उनका सपना था कि फूड खाद्य सुरक्षा तो प्राप्त हो, साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी हो, और किसी भी हाल में उन्होंने जिस हरित क्रांति की शुरुआत की थी वो लालच क्रांति में न बने।
और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आदरणीय मैडम से पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें इस मंच पे आमंत्रित किया मुझे बोलने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत ही सधे हुए बना हुआ आपका पूरा व्याख्यान था और निसंदेह रूप से स्वामीनाथन जी ने जो किया है और अकाल और गरीबी इन सारी चीजों को देख के जाने के बाद भी MS स्वामीनाथन रिसर्च रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक धरोहर धरोहर वो छोड़ के गए हैं हम सभी के लिए, जो कि जो कि निरंतर कार्य करती रहेगी उनके सपनों को जो वो जो वो देखते देखते थे भारत के लिए कि कि अकाल और गरीबी से भारत कैसे बाहर निकलेगा। आज की परिचर्चा है मैं आग्रह करूंगी कि MS स्वामीनाथन जी को अपने शब्दों से श्रद्धांजलि देने के लिए कहूँ या फिर उनके जो योगदान थे उसके लिए स्मिता मैडम है राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय PLW वाराणसी से मैडम का स्वागत और अभिनंदन है। वो अगर अपने विचार इस मंच पे कुछ रखना चाहेंगी तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शेफालिका मैम। पहले तो इस आभासी मंच पे मैं मुख्य वक्ता और खासतौर से जो कॉलेज के प्राचार्य महोदय और जितने भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी गण जुड़े हुए हैं, हमारे दूर दराज इलाकों से जुड़े हुए हमारे सहयोगी गण हैं, उनका मैं स्वागत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार प्रस्तुत करते हुए जो आज का विषय मैम ने चुना है बहुत ही अच्छा है और अभी कुछ दिन पहले ही जिन निधि को हमने खोया है और ऐसे विषयों पे परिचर्चा होनी चाहिए। जैसा कि सर ने भी अभी बहुत अच्छी बात काला चावल या गेहूं किस प्रकार से उत्पादन हुआ, निर्यात बढ़ा या स्वामीनाथन जी का क्या योगदान रहा, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे समक्ष रखा। तो मेरे भी कुछ विचार हैं उनके संबंध में। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो स्वामीनाथन आयोग या रिपोर्ट की बात अगर हम करें, उसमें जो बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, सिंचाई के संबंध में है, उत्पादन बढ़ाने के संबंध में है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो उनको जो 50% का जो हिस्सा है वो मिले, इस पे उन्होंने जो फोकस किया है वो बहुत बड़ी बात है। तभी उनका जो उत्साह है बढ़ेगा। और स्वामीनाथन जी ने जो आदिवासी और चरवाहों के लिए जो जंगलों में चराई करते हैं उनके अधिकार पे जो बात की है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं हमेशा इस पे फोकस करती रहती हूँ। और महिला किसानों की जो अगर बात करें तो उन्होंने जो महिला किसानों पर विशेष बल दिया है, उन्होंने क्रेडिट कार्ड की सुविधा के लिए बहुत प्रयास किया कि जिस प्रकार महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है कृषि क्षेत्र में, तो महिला किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किस प्रकार से सुविधा दिलाई जा सके। और खाद्य सुरक्षा के संबंध में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में स्वामीनाथन जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कम्युनिटी फूड व वाटर बैंक बनाने व राष्ट्रीय भोजन गारंटी कानून की भी संस्तुति की भी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसी क्रम में मैं जो हमारी निधि जो संपत्ति आज हमारे बीच नहीं है, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए हम सभी की ओर से मैं इस मंच पर सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे यह जो समय है या इस आभासी मंच पे जो समय मिला बोलने का। धन्यवाद शेफालिका मैम। धन्यवाद स्मिता मैम। ये पूरा राजकीय महाविद्यालय परिवार बहुत बड़ा परिवार होता है, मैं हमेशा कहती हूँ। और मैं जब मुझे कोई कार्यक्रम कराना होता है तो मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार में से किसी को बुलाऊं तो बड़ा सहज होता है, चाहे वो रोहित राय सर हो, आप हो। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो इस राजकीय महाविद्यालय सेवा के बाहर के भी हैं। कन्याकुमारी से जुड़ी हुई है डॉक्टर JP सृजा मैम। मैम से मैं कहूंगी, मैंने पहले से नहीं बताया था, मैं इस मंच के माध्यम से मैं कहूंगी, ये परिचर्चा है। तो अर्थशास्त्री विद्यार्थी जो होता है ना, अर्थशास्त्री मन जब अर्थशास्त्र की बातों को सुनता है तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मैं भी कुछ अपने विचारों को रखूं। तो सृजा मैम अगर कुछ अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करना चाहेंगी तो उनका स्वागत है। जी मैम धन्यवाद। मैं बिल्कुल भी वैसे प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कुछ बोलने के लिए, लेकिन
एक बात कहूंगी कि MS स्वामीनाथन जी भी तमिलनाडु से हैं तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल इसीलिए आप इसीलिए आप आपके आपके दो शब्द भी हम लोगों के हम दो लोगों के पेज के दो पेज के बराबर हो जाते हैं। नहीं नहीं मैम, आपने बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक चूज किया है और सबने काफी अपना अपना जो नजरिया पेश किया है यहाँ पे, वो वही सब कुछ मतलब कॉम्प्रिहेंसिव है और सब कुछ कवर किया है सबने। ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये बात कहना चाहूंगी कि अभी जिस दौर से विश्व की अर्थव्यवस्था जा रही है, जहाँ पे रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से हो या फिर इन्फ्लेशन की वजह से हो, हर देश में जब खान पान का जो फूड प्रोडक्टिविटी कम है और सारे देश हमारे जैसे कुछ देशों की ओर देख रहा है कि हम कुछ भेजे तो वो लोग कुछ खाएं ऐसा है। तो इस दौर में वो जब स्वामीनाथन जी ने जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था, उसी की वजह से शायद आज भी हम खड़े हो पा रहे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो पा रहे हैं, शायद उसी वजह से है। तो मैं इस मंच के जरिए उनको उनको श्रद्धांजलि दूंगी। और इवन लास्ट मंथ भी हम जब अपने राइस एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिए थे, तो भी काफी सारे देश, इवन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक USA एंड क्या बोलते हैं UK, दे आर ऑल लुकिंग टुवर्ड्स अस कि हम कुछ मतलब बासमती नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट्स में जब क्या बोलते हैं क्या बोले, हमें हिंदी वाक्य नहीं आ रहा है, बस जल्दी जल्दी से हम बोलना चाहते हैं। लेकिन यही कि मतलब हमें वी शुड बी प्राउड दैट वी आर सेल्फ सफिशिएंट, इतना ही मैं कहना चाहूंगी मैम, और कुछ। धन्यवाद थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सृजा मैम सृजा बहुत मैम ही बहुत ही सहज सहज व्यक्तित्व की व्यक्तित्व धनी की है और धनी है बहुत और अच्छी बहुत बात अच्छी ये बात है ये है कि दक्षिण कि भारत दक्षिण में भारत हम में लोगों हम की लोगों की मुलाकात एक कार्यक्रम के कार्यक्रम के दौरान ही हुई दौरान ही थी हुई थी और और 2 हफ्ते 3 हफ्ते का 3 हफ्ते का कार्यक्रम कार्यक्रम हम लोगों ने किया साथ में था। किया था। मैडम की मैडम की बहुत हिंदी भी अच्छी बहुत है अच्छी है और इनकी और अपनी इनकी अपनी मातृभाषा तो अच्छी मातृभाषा है तो ही, अच्छी साथ है में ही, इनकी साथ में इनकी बंगाली बंगाली भी भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी है। है। तो तो भाषा जो होता भाषा है जो वो होता है वो व्यक्तित्व का एक व्यक्तित्व बहुत का एक बड़ा बहुत बड़ा निर्माण करता है। निर्माण करता है। बहुत 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 आभार बहुत मैम। आभार मैम। इसके साथ इसके ही साथ ही बनारस से बनारस से महाराजा महाराजा बलवंत बलवंत सिंह सिंह स्नातक स्नातक महाविद्यालय से महाविद्यालय से डॉक्टर डॉक्टर आशा आशा कुमारी आशा मैम है, सिंह आशा मैम है। सिंह मैम है। अगर वो अभी अगर तक वो अभी जुड़ी तक हुई है जुड़ी तो हुई है तो मैम से भी भी आग्रह आग्रह कि है अगर कि वो अगर वो शब्द दो कुछ शब्द अपने कुछ अपने अर्थशास्त्री मन से अर्थशास्त्री मन से निकालना निकालना चाहेंगे चाहेंगी हम हम सभी सभी के के लिए लिए तो तो ये ये परिचर्चा पूर्ण परिचर्चा हो पूर्ण जाएगी। हो जाएगी। नमस्कार सभी को। बहुत 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 आशा स्वागत मैम। आशा मैम। आप आप धन्यवाद मैम, आपने बोलने का दोहरी दोहरी जिम्मेदारी आप जिम्मेदारी आप प्रिपरेशन नहीं लेते की। हैं और उसके और बावजूद उसके भी कोई आप बात मेरा बावजूद आग्रह मेरा स्वीकार आग्रह की स्वीकार बहुत कोई बहुत बात नहीं। धन्यवाद। एक अर्थशास्त्री होने के नाते इतना तो आदमी बोल ही सकता है मैम कि स्वामीनाथन जी जिस दौर से भारत अकाल के समय में और युद्ध से के समय में अन्न के लिए जितना ही भारत लाचार था, बेबस था, दूसरे देशों पर निर्भर था, उतने ही इन वैज्ञानिकों ने मिल करके भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ कदम रखा। और ऐसे ही हरित क्रांति के जनक वो कहे जाते थे MS स्वामीनाथन। मगर अब जो हमारे नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे थे, अब यही हो रहा है कि क्या दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है? हम दूसरी हरित क्रांति की जब सोच में जब हम पढ़े तो मैडम तब जो है वो हमारे स्वामीनाथन जी हम लोग के बीच नहीं रहे। इसलिए हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हुए मैं आगे अपनी बातों को कहना चाहती हूँ कि हम लोग भी इस फाउंडेशन से, इस संस्था से अर्थशास्त्री होने के नाते आत्मनिर्भर बनने के प्रति कैसे हम अपने उत्पादन को बढ़ाएं, इस पर हम लोगों को प्रेरित हमेशा प्रेरणा लेना चाहिए उनसे और आगे बढ़ने का वो भी करना चाहिए, प्रयत्न भी करना चाहिए। और आने वाले जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वह भी यह न सोचें कि बिना कृषि का कोई भी चीज हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। खाद्यान्न ही हमारे देश का सबसे बड़ा
ये क्या नेशनल इनकम में बहुत बड़ा इसका योगदान हो रहा है।